हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को आनंद सर का नमस्कार। 2025 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका है और बहुत जल्दी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि एज पर एग्जाम कैलेंडर मई जून में एग्जाम होना है। तो बहुत कम समय रह गया है। ऐसे में आप सभी लोगों को मिशन मोड पे तैयारी करना है। सिंगल एजेंडा कि 2026 में सरकारी नौकरी लेकर रहना है। इसलिए इसके लिए आपको हर हाल में अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना है, खूब प्रैक्टिस करनी है, खूब रिवीजन करना है। देखिए, पढ़ाई बहुत हो जाती है लेकिन प्रैक्टिस और रिवीजन नहीं हो पाती है, तो उसी को ध्यान में रख के जो एग्जामो प्लेटफॉर्म है आपके लिए अभ्यास डीपीक्यू सीरीज को रन कर रहा है। और अभ्यास डीपीक्यू सीरीज पूरी स्ट्रिक्टली बेस्ड है एसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पे, और इसमें हम क्वेश्चंस को बहुत डिटेल्ड मैनर में सॉल्व करते हैं, जिससे कि जो आपके कंसेप्ट और फैक्चुअल पॉइंट छूट रहे होंगे वो भी आपके अच्छे से कवर्ड हो जाते हैं। और इसमें ये एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर की तरह इसको डिजाइन किया गया है, जिससे कि आप हर वक्त एग्जाम माइंडसेट में रहें। देखिए, होता क्या है, जब आप एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं जो कि आप एक्चुअल में एग्जाम में सॉल्व करने वाले हैं, तो आपका दिमाग हमेशा माइंड में, आपका दिमाग हमेशा एग्जाम फ्रेम में रहता है। क्योंकि इसमें क्या है ना कि सिर्फ आपको इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कराए जा रहे, इसमें हिस्ट्री भी सॉल्व कराई जा रही है, ज्योग्राफी भी सॉल्व कराई जा रही, स्टैटिक जीके भी सॉल्व कराई जा रही है आपसे। इसमें इकोनॉमिक्स भी डिस्कस किया जाए, तो हर सेक्शन से इसमें क्वेश्चंस होते हैं, तो दिमाग में जोर पड़ता है, जिससे कि आपके दिमाग में पॉइंट्स भी अच्छे से सेटल डाउन हो जाते हैं। एक मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहेगा। मैं जीएस और जीके की एक्सपर्ट फैकल्टी हूं और मैंने अपनी इंजीनियरिंग एचबीटीआई कानपुर से की हुई है। मैं वेरियस सिविल सर्विस एग्जाम्स में अपीयर्ड हुआ हूं। मैंने यूपीएससी प्रीलिम 6 टाइम क्वालिफाइड किया हुआ है। यूपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस के इंटरव्यू में अपीयर्ड हुआ हूं और पिछले कई सालों से टीचिंग एंड मेंटरिंग में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। चलिए, सेट नंबर 38 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ फेडरल फीचर? तो निम्नलिखित में से कौन सा संघीय प्रावधान नहीं है? और आपके ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन में दिया गया है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। ऑप्शन बी में दिया गया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। ऑप्शन सी में है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। ऑप्शन डी में है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो यूनिटरी और फेडरल फीचर्स होते क्या है। तो देखिए, जो पॉलिटिकल पंडित हैं या पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशनशिप के आधार पे दो तरह की गवर्नमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहां सारी पावर किसमें होती है, किस गवर्नमेंट में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है, नेशनल गवर्नमेंट में होती है। और फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों एग्जिस्ट करते हैं और संविधान के माध्यम से उनमें शक्तियों का विभाजन किया जाता है और दोनों ही अपने अपने दायरे में इंडिपेंडेंट होके कार्य करते हैं। तो ये फेडरल गवर्नमेंट हो गई। अब अब आप देखिए कैसे किस चीज को समझेंगे कि कौन सा फीचर यूनिटरी है, कौन सा फेडरल फीचर है। तो इसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, यूनिटरी फीचर्स में क्या क्या आता है? स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग सेंटर में क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है, जैसे कि भारत के संविधान ने यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे रखी है। उसके बाद क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप का संविधान ने सिंगल सिटीजनशिप की बात कही है। भारत में से भारत का ही नागरिक होता है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का नागरिक नहीं होता है। लेकिन यदि हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां आपका एक तो यूएस सिटीजनशिप होती है और स्टेट की भी सिटीजनशिप होती है, क्योंकि वो डुअल सिटीजनशिप मॉडल को फॉलो करते हैं। आप देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर किस तरह का फीचर है? ये एक यूनिटरी फीचर है। यूनिटरी फीचर इसलिए क्योंकि गवर्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है और वो एक लिंक बिटवीन सेंटर और स्टेट होता है। इमरजेंसी प्रोविजंस में होता क्या है कि आपका जो नॉर्मली जो पावर का डिवीजन है आपका सेंटर और स्टेट के बीच में, वो जब इमरजेंसी प्रोविजंस डिक्लेयर किए जाते हैं, इनको इंपोज किया जाता है, तो वो फेडरल सिस्टम यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब इमरजेंसी सिनारियो में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो इमरजेंसी प्रोविजन आपके किस पार्ट में दी गए? पार्ट नंबर
18, ठीक है। और पावर टू रिऑर्गेनाइज स्टेट, राज्यों के पुनर्गठन की शक्तियां किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है आपकी। इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एकीकृत प्रशासन भी आपका यूनिटरी फीचर है। अब आपका हम देखते हैं फेडरल फीचर्स। ड्यूअल पॉलिटी सिस्टम है हमारे देश में भाई। हमारा जो भारत का संविधान है उसने 2 लेवल की गवर्नमेंट स्टेब्लिश की, एक तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों ही अपने दायरे में रह के इंडिपेंडेंटली कार्य करते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भाई, भारत का जो संविधान है, जिसको भारत का संविधान है वो भारत का सुप्रीम लॉ है। भारत के संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और भारत का जो संविधान है वो पूरे किस तरीके की जो फिलॉसफी होनी चाहिए, मतलब जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस है वो आपका संविधान बता रहा है, ठीक है। और संविधान ने ही आपकी पावर्स का डिवीजन भी कर रखा है। रिमेंबर शेड्यूल 7, जो शेड्यूल 7 में 3 अनुसूचियां दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो इन 3 लिस्ट में क्या है, बेसिकली जो लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं उनका डिवीजन किया गया है किन के बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। अब आपके इंडिपेंडेंट जुडिशरी है भाई, एक भारत में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कौन हेड कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। और ये ही आपके सारे जितने भी सेंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी आपके जस्टिस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो, उसको आपके ये जुडिशरी करती है। बाइकैमरलिज्म में क्या है? आपके 2 सदन, जो भी पार्लियामेंट है उसके 2 सदन होते हैं। एक राज्यसभा होती है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? स्टेट के इंटरेस्ट को। और लोकसभा होती है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है? भारत के नागरिकों के इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये आपके फीचर्स को हमने इस तरीके से क्लासिफाइड किया। अब आपको देखना है, अब आंसर करिए। तो डिवीजन ऑफ पावर आपका कैसा फीचर हो गया? ये फेडरल फीचर हो गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फीचर हो गया? ये भी फेडरल फीचर, ये फेडरल फीचर है हो गया आपका, ये भी फेडरल हो गया। सिंगल सिटीजनशिप आपका यूनिटरी फीचर है। बाकी इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी आपका, ये भी आपका फेडरल फीचर। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। Even after a bill is passed by the state legislature, the governor may forward it to the fill in the blanks for consideration. तो राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक पारित होने के बाद भी राज्यपाल उसे विचार के लिए किसके पास भेज सकता है? तो ये आपका एसएससी 2025 में टीयर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। और आपके ऑप्शंस क्या है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के पास, स्पीकर, अध्यक्ष, और ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो देखिए, जब भी कोई विधेयक राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित होता है, जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित करने के बाद वो गवर्नर के पास जाता है। अब गवर्नर के पास क्या है? 4 ऑप्शन है। गवर्नर के पास 4 ऑप्शन है अंडर आर्टिकल 200, ठीक है। तो देखिए, सारी संवैधानिक संस्थाएं ये आपके संविधान के अनुसार ही कार्य करती हैं, इसीलिए हम आर्टिकल के विषय में पढ़ते हैं। तो अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है कि वो आपका जो अपनी एसेंट है, अपनी आज्ञा देने से मना कर दे, डिनाई, विदहोल्ड एसेंट। तो ऐसी स्थिति में जो विधेयक पारित किया गया होगा राज्य विधानसभाओं द्वारा वो लॉ नहीं बन पाएगा। दूसरा, एसेंट दे दे। एसेंट देने का मतलब है कि एसेंट दे दे मतलब अपनी मंजूरी दे दे। तो ऐसे समय में वो विधेयक आपका कानून बन जाएगा। दूसरा, आपका रिटर्न कर दे बिल, पुनर्विचार के लिए भेज दे आपका, ठीक है। पुनर्विचार आपका हमेशा साधारण बिलों की श्रेणी में होता है। यदि कोई मनी बिल है तो वो रिटर्न नहीं होता है, या आपका प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए वो रिजर्व कर दे, फॉर प्रेसिडेंट रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये 4 विकल्प होते हैं गवर्नर के पास जब उसके पास एक राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित कोई बिल उसके सामने उपस्थित किया जाता है, तो उसके पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। और अंडर आर्टिकल 2001, तो इस आर्टिकल के तहत वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व करता है, ठीक है। और किस मामले में रिजर्वेशन, मतलब जो राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित जो बिल होता है किस केस में कंपलसरी होता है? यदि वो कोई कानून जो उस स्टेट की जो संबंधित हाई कोर्ट है उसकी पावर पे किसी तरीके से प्रभाव डालना होता है, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा? प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है।
और ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया आर डायरेक्टली मैच्ड। भारत के प्रमुख समुद्री बंदरगाहों में निम्नलिखित एगोमों में से कौन सा सही मेल खाते हैं। तो भारत में जो पोर्ट्स हैं आपके, उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक तो मेजर पोर्ट हो गए आपके, मेजर पोर्ट, दूसरा माइनर पोर्ट। तो जो मेजर पोर्ट होते हैं इसके रख रखाव की किसकी जिम्मेदारी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और जितने भी माइनर पोर्ट्स हैं ये आपके स्टेट गवर्नमेंट इनको डिक्लेयर करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ही इनको मैनेज करते हैं। और भारत में अभी टोटल कितने मेजर पोर्ट हैं, भारत में अभी टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। ठीक है, एक बार हम वो पोर्ट भी देख लेते हैं। एक तो आपका दीनदयाल पोर्ट हो गया, कांदला पोर्ट हो गया, ये आपका गुजरात में है। फिर आपका मुंबई पोर्ट हो गया, मुंबई पोर्ट आपका महाराष्ट्र में है। फिर आपका जेएनपीटी पोर्ट हो गया, जेएनपीटी पोर्ट ये आपका महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। उसके बाद मोर्मुगांव पोर्ट ये आपका गोवा में है। ठीक है, न्यू मैंगलोर पोर्ट ये आपका कर्नाटका में है। फिर आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट या कोलकाता पोर्ट ये कहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल में है। कोचीन पोर्ट ठीक है केरला में है आपका। उसके बाद चेन्नई पोर्ट ये तमिलनाडु में है आपका। कामराज एन्नौर पोर्ट जो है आपका तमिलनाडु में। पारादीप पोर्ट आपका उड़ीसा में। विशाखापट्टनम पोर्ट आपका आंध्र प्रदेश में। और आपका बीओ चिदम्बरम पोर्ट आपका तमिलनाडु में। और बादमान पोर्ट ये अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है अभी, ये रिसेंटली इसको मेजर पोर्ट की श्रेणी में रखा गया है और ये महाराष्ट्र में इसको डेवलप्ड किया जा रहा है। तो ये आपके मेजर पोर्ट हो गए। अच्छा, आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा पोर्ट आपका ईस्टर्न कोस्ट पे है और कौन सा पोर्ट आपका वेस्टर्न कोस्ट पे है। ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें सबसे पुराना, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है। तो सबसे पुराना पोर्ट है आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, जो कि जिसको कलकत्ता पोर्ट भी बोलते हैं और ये वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद जो नया पोर्ट बनाया जा रहा है, सबसे नया पोर्ट है आपका बादमान पोर्ट। सबसे बड़ा पोर्ट यदि बात की जाए भारत का तो वो मुंबई पोर्ट है आपका। सबसे डीपेस्ट पोर्ट की बात करें तो विशाखापट्टनम पोर्ट है। और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जेएनपीटी पोर्ट, ये आपका ये भी मुंबई में ही है। प्राइवेट मेजर पोर्ट की बात करें तो आपका वो मुद्रा पोर्ट हो गया। और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट की बात करें तो वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है पोर्ट से संबंधित। अब मुझे आप बताइए, कांदला आपका गुजरात सही है, ये मेल सही है। ऑप्शन बी है पारादीप उड़ीसा, ये भी सही है आपका। कोच्चि आपका केरला में, ये भी सही है आपका। चेन्नई आपका तमिलनाडु में। तो चारों विकल्प आपके सही हैं। अब सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसमें ही चारों विकल्प समाहित है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आप बताइए सबसे ज्यादा सी कोस्ट, सबसे भारत की कोस्ट लाइन कितनी है और किस स्टेट की सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है। क्योंकि अभी कोस्ट लाइन को रिवाइज किया गया है, जो नए डाटा के अनुसार भारत की कोस्ट लाइन बढ़ गई है। कमेंट में आपको मुझे बताना है कि पहले कितनी थी अब कितनी हो गई। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि किस स्टेट की अभी प्रेजेंटली क्या कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो गुजरात स्टेट है, इसकी जो समुद्री सीमाएं आप देख सकते हैं 2340 किलोमीटर। और भारत में सबसे लंबी कोस्ट लाइन यदि किसी स्टेट की है वो है आपकी गुजरात स्टेट की है। ठीक है, उसके बाद आपकी तमिलनाडु की है, उसके बाद आपकी आंध्र प्रदेश, फिर आपकी महाराष्ट्र, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर आपका उड़ीसा, कर्नाटका, देन गोवा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा कि अभी क्योंकि जो आप बुक्स पढ़ रहे होंगे उनमें ये रिवाइज डाटा इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग बीटा प्लस डिके इन अ न्यूक्लियस। नाभिक में बीटा प्लस डिके के दौरान क्या होता है। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या कुछ, ये देखिए एक हो गया अल्फा डिके होता है। अल्फा बेसिकली क्या है आपका हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा डिके में क्या होता है तो देखिए आप यूरेनियम 238 है, उसके बाद हमें क्या मिला थोरियम 234, और ये आपको हीलियम न्यूक्लियस जिसको कि अल्फा बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोले। तो इसमें क्या हुआ आपका बेसिकली आपका मास नंबर 4 से कम हो गया, मास नंबर आपका डिक्रीज कर गया, मास नंबर डिक्रीज कर गया और एटॉमिक नंबर भी डिक्रीज कर गया। एटॉमिक नंबर 2 पॉइंट से डिक्रीज किया और मास नंबर 4 पॉइंट से। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद बीटा डिके। तो देखिए बीटा डिके में आपका एक पॉजिटिव बीटा डिके भी होता है, पॉजिटिव बीटा डिके। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो एक अमाउंट कम हो जाते हैं, और प्रोटॉन की संख्या से आप क्या क्या मेजर करते हो, एटॉमिक नंबर मेजर करते हो। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो एक न्यूट्रॉन्स बढ़ जाता है। देखिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, जीनॉन का केस है आपका। जीनॉन से क्या हुआ, देखिए यहाँ जीनॉन में एटॉमिक नंबर 54 था और यहाँ आयोडीन में 53 हो गया, तो एटॉमिक नंबर आपका एक पॉइंट से डिक्रीज कर गया, जबकि जो मास नंबर है वो सेम है। और देखिए मास नंबर क्या होता है आपका, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मेजर किया जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन से होता है। ठीक है, और बीटा डिके एक माइनस एक प्लस डिके होता है, एक माइनस डिके होता है। इसमें आपका क्या हो रहा है, प्रोटॉन एक बढ़ जाता है और आपका न्यूट्रॉन्स एक कम हो जाता है। एग्जाम्पल देखें तो आयरन से आपका कोबाल्ट बन रहा है, तो देखिए एटॉमिक नंबर यहां बढ़ गया है। ठीक है, जबकि मास नंबर सेम रहने वाला, देखिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन है वो सेम होने वाले हैं। ठीक है, गामा इमिशन में कोई चेंजेस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिलीज्ड होती है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक प्रोटॉन कम हुआ और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये चार इंपॉर्टेंट डिके हैं। ठीक है, अब हम अपना प्रश्न देखते हैं, क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन ड्यूरिंग बीटा प्लस डिके इन न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाई 1, मास नंबर रिमेन अनचेंज। प्रोटॉन संख्या एक बढ़ जाएगी, एक कम हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहेगी। न्यूट्रॉन नंबर डिक्रीज बाई 1, मास नंबर रिमेन अनचेंज। बोथ प्रोटॉन नंबर एंड मास नंबर डिक्रीज। प्रोटॉन नंबर डिक्रीज बाई 2, मास नंबर डिक्रीज बाई 4। ये तो अल्फा डिके में होता है आपका, अल्फा डिके में होता है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। बीटा प्लस डिके में प्रोटॉन नंबर एक डिक्रीज होगा और मास रिमेन द सेम। ठीक है, तो और न्यूक्लियर रिएक्शंस आपकी कितनी तरह की होती है, एक तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल किसमें होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मोस्टली अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है वो आपके इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। न्यूक्लियर बॉम्ब आपका इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन में लार्ज न्यूक्लियर होता है वो ब्रेक डाउन होता है स्मॉल न्यूक्लियर में। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, स्मॉल न्यूक्लियर कंबाइन करके लार्ज न्यूक्लियर बनाते हैं। और जो सन की जो स्टार्स की जो एनर्जी का सोर्स है वो आपका क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है। रिसेंटली भारत ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को क्रिटिकल किया हुआ है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स ऐसे रिएक्टर्स होते हैं जिसमें जितना इनपुट डालो उससे ज्यादा हमें आउटपुट मिलता है, और ये भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट में आप बताइएगा किस न्यूक्लियर पावर स्टेशन में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आपका क्रिटिकल हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीओ चिदम्बरम पिल्लई आल्सो नोन एज कलाटोई तमिलम वाज अ पायनियर ऑफ विच ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट हु स्टार्टेड विच इंटरप्राइजेस। तो देखिए स्वदेशी मूवमेंट के दौरान पीओ चिदम्बरम ने क्या स्टार्ट किया था उससे संबंधित ये प्रश्न है आपका। ठीक है, अब आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है, स्वदेशी कॉटन मिल्स। ऑप्शन बी है स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वदेशी बैंक, स्वदेशी टेक्सटाइल। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब है आपका ये स्वदेशी मूवमेंट के दौरान में इसको स्टार्ट किया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट कब से कब का टाइम पीरियड में चला, सबसे पहले एक थोड़ा कुछ डिटेल देख लेते हैं स्वदेशी मूवमेंट की। तो स्वदेशी मूवमेंट आपका 1905 से लेके 1911 के बीच में ये आपका मूवमेंट चला। बेसिकली स्वदेशी मूवमेंट का जो मुख्य उपदेश था भारत की शक्ति पे भरोसा करना या अपने भारत को आत्मनिर्भर बनाना, या जो आपके अपने देश की चीजें उनको आगे बढ़ावा देना, उन पे भरोसा जाहिर करना। ठीक है, तो ये आपकी सबसे पहले इस मूवमेंट को कब लॉन्च किया गया था, ये आपका लॉन्च किया गया था अगस्त। स्वदेशी मूवमेंट कोई आपसे पूछे स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था, तो 7 अगस्त
1905 को। कहां कहां से ये स्टार्ट किया गया था? कलकत्ता टाउन हॉल से, टाउन हॉल से। ठीक है, और ये क्यों लागू किया गया था? क्योंकि कर्जन जो उस समय के वायसराय थे, भारत के वायसराय थे, उन्होंने आपका बंगाल का पार्टीशन किया था। बंगाल का जो पार्टीशन पार्टीशन के अगेंस्ट में इसको स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब इस मूवमेंट में आपका क्या, जो स्वदेशी चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया था। तो इस मूवमेंट के दौरान कई सारे नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आई, कई सारी इंडस्ट्रीज आई। ठीक है, तो उनमें से ही पीओ चिदम्बरम ने आपका किसका स्टार्ट किया था? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी को स्टार्ट किया गया था। तो बी आपका सही जवाब रहेगा इसमें। इसमें आपके पीसी रॉय ने आपका क्या स्टार्ट किया था? पीसी रॉय ने आपका बंगाल केमिकल से स्टार्ट किए गए थे, बंगाल केमिकल स्टार्ट किया गया था। इसी में ही आपका नेशनल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर्म किया गया था, नेशनल एजुकेशनल काउंसिल फॉर्म किया गया था, एजुकेशन काउंसिल। इसमें कई सारी इनिशिएटिव स्टार्ट की गई थी। ठीक है, डिटेल में जब हम हिस्ट्री वाला सेक्शन कर रहे होंगे तब डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बर्गिस कुरियन इज करेक्ट? बर्गिस कुरियन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए है, ही इनिशिएटेड द व्हाइट रेवोल्यूशन इन 1951 एट आनंद। उन्होंने 1991 में आनंद में श्वेत क्रांति की शुरुआत की। तो स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि देखिए बर्गिस कुरियन का संबंध व्हाइट रेवोल्यूशन से है। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे? आपका मिल्क प्रोडक्शन है। लेकिन ये रेवोल्यूशन कब स्टार्ट की गई थी? 1951 में स्टार्ट नहीं की गई, ये 1970s में स्टार्ट की गई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध मिल्क प्रोडक्शन से है आपका। ठीक है, ही पायनियर्ड ऑपरेशन फ्लड टू ट्रांसफॉर्म डेयरी फार्मिंग। इन्होंने डेयरी क्षेत्र को बदलने के लिए ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की। ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, ही इन्वेंटेड द मिल्क पॉस्चराइजेशन मेथड यूज्ड इन अमूल। इन्होंने अमूल में उपयोग होने वाली दूध पाश्चरीकरण विधि का आविष्कार किया। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। इनका पॉस्चराइजेशन एक टेक्निक होती है जिसके माध्यम से आपका दूध को प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, दूध लंबे समय तक चल सके उसके लिए उसकी एक टेक्निक है पॉस्चराइजेशन। लेकिन इसका किसी भी तरीके से बर्गिस कुरियन से कोई संबंध नहीं है। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन डेयरी एसोसिएशन। वे भारतीय डेयरी संघ के पहले अध्यक्ष थे। ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। ये नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के फर्स्ट चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनडी, फर्स्ट चेयरमैन। ठीक है, ये आपके इंडियन डेयरी एसोसिएशन से इनका, ये इसके पहले चेयरमैन नहीं थे। ठीक है, तो और ऑपरेशन फ्लड आपका कब शुरुआत किया गया? तो ऑपरेशन फ्लड आपका स्टार्ट किया गया था 1970 में। और किसकी लीडरशिप में किया गया था? बर्गिस कुरियन की लीडरशिप में किया गया था। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध किससे? फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जितने भी रेवोल्यूशन है इनको पता होना चाहिए। जैसे येलो रेवोल्यूशन ये ऑयल सीड के प्रोडक्शन से संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन आपके फूड ग्रेन से संबंधित है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन से। कमेंट में आप मुझे बताइए रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ठीक है, अच्छा इन्हीं जो जैसे भारत के फादर ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया किसको कहा जाता है? बर्गिस कुरियन को। जो महत्वपूर्ण भूमिका एम एस स्वामीनाथन ने आपके ग्रीन रेवोल्यूशन में निभाई, वही उसी तरह की महत्वपूर्ण भूमिका आपकी बर्गिस कुरियन ने फूड मिल्क प्रोडक्शन में निभाई। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज प्राइमरली कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अर्बन फैक्टर। ठीक है, शहरी ऊष्माद्वयी प्रभाव मुक्ता निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? एक पहला ऑप्शन, इंक्रीज ह्यूमिडिटी इन पेरी अर्बन रीजन, परिधीय शहरी क्षेत्रों में अधिक आर्द्रता। ऑप्शन बी है डेंस वेजिटेशन एंड वाटर बॉडीज, घनी वनस्पति और जल निकाय की वजह से कंक्रीट स्ट्रक्चर, लो वेजिटेशन एंड वेहिकुलर हीट, कंक्रीट संरचनाएं, कम वनस्पति और वाहनों से उत्पन्न ऊष्मा, और हाई एल्टीट्यूड रूरल जोन एंड रिवर वैली, उच्च ऊंचाई वाले ग्रामीण क्षेत्र और नदी घाटियां। तो सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी है।
अर्बन हीट आइलैंड से यहाँ क्या मतलब है कि देखिए एक्चुअल में होता क्या है, अर्बन क्षेत्रों में अधिक कंक्रीट होने की वजह से, लो वेजिटेशन होने की वजह से और वाहनों से जो आपकी पॉल्यूशन निकल रहा है उसकी वजह से क्या होता है, जो हीट निकल रही है अर्बन एरिया से वो ट्रैप्ड हो जाती है। उससे क्या होता है कि जो अर्बन एरियाज है उनका टेम्परेचर उनके सराउंडिंग रीजन, सराउंडिंग एरिया से ज्यादा होता है और उसी को हम अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं। और ये बेसिकली आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर, लो वेजिटेशन और वेहिकुलर हीट की वजह से ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 246 ग्रांट एक्सक्लूसिव पावर टू पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन जीएसटी। अनुच्छेद 246 संसद को जीएसटी पर कानून बनाने की विशेष शक्ति प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तो क्योंकि देखिए जीएसटी के मामले में आपके दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को कंकरेंट ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। तो ये आपका आर्टिकल 246 देखिए 101 संविधान संशोधन जो आपका 101 संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये आपका किससे संबंधित है, आपका जीएसटी से संबंधित है, ठीक है। और इसने संविधान में कई सारे प्रोविजंस, कई सारे आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए। उन्हीं में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 246। 246 क्या बोल रहा है, 246 empowers parliament and state legislature to legislate on GST। मतलब संसद और राज्य विधानसभाओं को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। ऑप्शन जो आर्टिकल 269 ये क्या है, 269 किससे डील करता है, ये अंतरराज्यीय आपूर्ति पर जीएसटी की वसूली और राजस्व के वितरण से संबंधित है ये। और आर्टिकल 279 ये क्या है, जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। याद रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और जीएसटी काउंसिल को कौन हेड करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये मैं कई बार बता चुका हूं, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, आपका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसकी अध्यक्षता करते हैं। और फिर आर्टिकल 260A क्लॉज 12A है, ये किसको डिफाइन करता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होगा उसको ये डिफाइन करता है। अब देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। स्टेट्स हैव नो लेजिस्लेटिव पावर ओवर इंटर स्टेट जीएसटी। राज्यों के पास राज्य के भीतर जीएसटी पर कोई विधायी शक्ति नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया, ठीक है। जीएसटी काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 279। तो जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक संस्था है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो गया, ठीक है। अब इसमें से सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए में ओनली ए, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2, ऑप्शन नंबर सी में ओनली 3, ऑप्शन नंबर डी में 1, 2 एंड 3। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, फाइनेंस कमीशन किस तरह की संस्था है, फाइनेंस कमीशन भी संवैधानिक संस्था है। और किस आर्टिकल के तहत इसको बनाया जाता है, इसको आप आर्टिकल 280 के तहत इसको गठित किया जाता है। और ये हर 5 साल में राष्ट्रपति द्वारा इसका गठन किया जाता है फाइनेंस कमीशन का। उसी तरीके से आपका इंटर स्टेट कमीशन है, इंटर स्टेट कमीशन, ठीक है। इंटर स्टेट कमीशन आपका किस आर्टिकल के, इंटर स्टेट काउंसिल है, कमीशन नहीं काउंसिल। ये किस आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है, आर्टिकल 263 के तहत, ठीक है। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट संवैधानिक और विधायी संस्थाएं हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, विस्तारवादी राजकोषीय नीति का विशेषता निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ठीक है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं डिक्रीज इन पर्सनल टैक्सेस, व्यक्तिगत करों में कमी। ऑप्शन बी है इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च में वृद्धि। ऑप्शन सी है डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च में कमी। ऑप्शन बी में क्या दिया गया, सरकारी खर्च में वृद्धि, मतलब बढ़ोतरी हो रही है। डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च में कमी, ठीक है। और डिक्रीज इन बिजनेस टैक्सेस, व्यवसायिक करों में कमी। तो देखिए जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है इसका ओवरऑल पर्पस ये होता है कि आपका जो एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी में उसको बढ़ाया जाए, मतलब मांग को बढ़ाया जाए। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है कि वो अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा देती है, ठीक है। तो पहला तो क्या है कि आपका जो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या क्या होने वाला है, गवर्नमेंट आपके सबसे पहले एक्सपेंशनरी पॉलिसी में आपका क्या होगा,
कई सारी फिस्कल पॉलिसीज होती हैं डिपेंडिंग ऑन की गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपना रही है। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ाती है क्योंकि उसको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ जाती है और टैक्सेस कम कर दिए जाते हैं। टैक्सेस इसलिए कम कर दिए जाते हैं जिससे कि जो नागरिक हैं उनके पास ज्यादा से ज्यादा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम रहे, ज्यादा से ज्यादा वो खर्च कर पाए। तो टैक्सेस को क्या करते हैं, कम कर दिया जाता है। अब आपसे इसमें क्या पूछा रहा है, ये एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी होती है। इसमें क्या करती है, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कम कर देती है, टैक्सेस को बढ़ा देती है, जिससे कि जो आपके टैक्सेस को इसलिए बढ़ाया जाता है जिससे कि डिस्पोजेबल इनकम कम की जा सके। अब इसमें पूछ रहा है कौन सही जवाब नहीं है, ठीक है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा आपका सी ऑप्शन। ये डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कौन सा मेजर है आपका, ये आपका कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का ये पार्ट है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन गोल ऑफ प्रपोज शुक्रयान 1 मिशन बाय इसरो, ठीक है। तो इसरो के प्रस्तावित शुक्रयान 1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। ऑप्शन है इन्वेस्टिगेट वीनस सर्विस एंड एटमॉस्फेयर, तो शुक्र की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करना। ऑब्जर्व एस्ट्रॉइड नियर अर्थ, पृथ्वी के पास के क्षुद्र ग्रहों का अवलोकन करना। एक्सप्लोर द रिंग ऑफ सैटर्न, शनि के छल्लों का अध्ययन करना। ऑप्शन डी है स्टडी मार्स एटमॉस्फेयर, मंगल के वायुमंडल का अध्ययन करना। तो जो शुक्रयान मिशन है इसका संबंध आपके शुक्र मिशन से है, ठीक है। इसके नाम से ही मालूम चल रहा है शुक्रयान मिशन। तो ये भारत का जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसका ये फर्स्ट मिशन रहेगा शुक्रयान के अध्ययन का। फर्स्ट मिशन टू स्टडी आपका वीनस, वीनस जो कि अर्थ का ट्विन भी है, ट्विंस भी बोलते हैं, अर्थ की ट्विंस भी बोलते हैं वीनस, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके इसरो के जो अभी रिसेंट और जो अपकमिंग मिशन है उनके बारे में देख लेते हैं। निसार मिशन है, निसार मिशन आपका नासा और इसरो का ज्वाइंट मिशन था और इसका पर्पस क्या, इसके माध्यम से एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। और इसको कब लॉन्च किया है, 2025 में। गगनयान इनिशिएटिव की गई है। ये बेसिकली क्या है, भारत का जो क्रूड मिशन है उसको आपको इस माध्यम से इसमें भेजा जाएगा। चंद्रयान 4, चंद्रयान मिशन आपका किससे, लूनार मिशन है आपका, ठीक है। इसको 2027 में लॉन्च किया जाएगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन हो गया, इसको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद चंद्रयान 5 है। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब बनाने का वो है आपका 2035 तक, ठीक है। तो इसरो से संबंधित प्रश्न बहुत आते हैं एग्जाम में। जो अपकमिंग मिशन है, जो उसके पुराने मिशन हो चुके हैं और अपकमिंग मिशन जो है। मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज रिटर्न फ्रॉम चाइना डिस्क्राइब द पीपल ट्रेड इन विच रीजन ऑफ द इंडिया। तो मार्को पोलो ने चीन से लौटते समय भारत के किस क्षेत्र में काली मिर्च के व्यापार का वर्णन किया हुआ है। ऑप्शन क्या है, कोंकण, बंगाल, मालाबार और उड़ीसा। आपका सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये मार्को पोलो आपके कहां से आए थे, मार्को पोलो जो है कब आए थे, ये पांड्यन रीजन्स में आएगा। और इनका टाइम पीरियड क्या था आपका, इनका टाइम पीरियड आपका था 1292 से लेके 1294 के बीच में। और ये पांड्यन और ककातिया किंगडम्स के दौरान आए। और इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि डिस्क्राइब साउथ इंडियन इकोनॉमी स्पेशली पर्ल फिशरीज मालाबार कोस्ट, ठीक है। अलबरूनी कब आए आपके, देखिए ये सारे जितने फॉरेन ट्रेवलर्स हैं इन्होंने जो सारी चीजें यहाँ देखी और सारी चीजों का जो इन्होंने अपनी पुस्तकों में वर्णन किया, और उन्हीं सारे वर्णनों के माध्यम से हमने अपनी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट किया है। अब अलबरूनी कब आए थे, अलबरूनी आपके महमूद ऑफ गजनी के साथ आए थे। और इन्होंने एक किताब उल हिंद लिखी जिसमें इन्होंने किसके बारे में बताया, जिसमें इन्होंने भारत की साइंस, भारत के दर्शन, भारत की सोसाइटी के विषय में इन्होंने बताया। और इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इंडोलॉजी भी बोलते हैं। उसके बाद इब्न बटूता आपके, ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आए और इन्होंने एक बुक लिखी रिहाला। ये एक बुक है जो किसने लिखी, आपकी इब्न बतूता, ठीक है।
उसके बाद आपके निकोलो कॉन्टी है, ये आपके विजयनगर एम्पायर में किसके शासनकाल में है, देवराया वन के। तो ये फर्स्ट इन्होंने आपके जो आपके मेडिवल पीरियड में एक फर्स्ट यूरोपियन अकाउंट जिन्होंने विजयनगर के बारे में बताया। फिर अब्दुल रज्जाक आए, ये देवराय सेकंड के बारे में आया, इन्होंने अपनी बुक मतलब उस दिन में डिस्क्राइब किया कि जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, जो इनकी जो कैपिटल थी, उनके उस सिटी के बारे में बहुत डिटेल में इसमें बताया गया है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उनको वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसमें मैंने आपके सिर्फ मेडिवल पीरियड के फॉरेन अकाउंट कुछ ही फॉरेन ट्रेवलर्स को मैंने यहाँ लिया हुआ है, और डिटेल में हम इसको जब इस पर्टिकुलर सीरीज को डिस्कस करेंगे तब मैं इसको लूंगा। ठीक है, तो सही जवाब रहेगा सी। what make गोवा सिविल कोड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर पर्सनल लॉ इन इंडिया। ठीक है, तो गोवा सिविल कोड को भारत के अन्य व्यक्तिगत कानून में कैसे अलग बनाता है, और आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है कि इट अप्लाइज ओनली टू हिंदू कम्युनिटी इन गोवा, या केवल गोवा के भारतीय हिंदू समुदाय पर लागू होता है। ऑप्शन बी है इट इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट अप्लाइज टू ऑल कम्युनिटी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन, यह एक समान नागरिक संहिता है जो सभी समुदायों पर धर्म की परवाह किए बिना लागू होती है। ऑप्शन सी क्या है, इट इज बेस्ड ऑन ब्रिटिश कॉमन लॉ। ठीक है, यह ब्रिटिश कॉमन लॉ पर आधारित है। इट अलाउज सेपरेट पर्सनल लॉ फॉर डिफरेंट रिलीजन, यह विभिन्न धर्मों के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की अनुमति देता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यह मालूम होना चाहिए, गोवा जो था ये पुर्तगीज कॉलोनीज था। गोवा आपका कब तक, 1962 तक, आपका 1961-62 तक ये पुर्तगीज कॉलोनी रहा। ठीक है, गीज कॉलोनी रहा। ठीक है, यहां पुर्तगीजों का कानून था, और इसको गोवा को लिबरेट किया गया था थ्रू पुलिस एक्शन के माध्यम से गोवा को लिबरेट किया गया था। अब आप देखिए, आपका देखिए यहां जो गोवा में क्या, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भारत देश आजाद हुआ तभी से ही लागू था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब रहेगा। और बाकी जो आपके जो पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी, माहे, कराईकल और एमन, ये जो यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी का जो पार्ट है, ये आपकी फ्रेंच कॉलोनीज रही थी। और इनको आपका कब भारत को जो आपकी फ्रेंच गवर्नमेंट थी, इन्होंने 1954-55 के पीरियड में इन कॉलोनीज को भारत जो भारतीय गणराज्य था उसको इनको ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि गोवा आपका 1961-62 में ये इनको लिबरेट किया गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज परफॉर्म बाई वोमेन ड्यूरिंग द सिक्किम वेडिंग। तो सिक्किम में विवाहों में महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। ऑप्शन क्या है, मरूनी, छऊ आपका कहां परफॉर्म किया जाता है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आपका झारखंड। ठीक है, गिद्दा आपका क्या, पंजाब में, जो पंजाब में हो गया। ठीक है, और आपका लावणी आपका कहां परफॉर्म किया जाता है, ये आपका किया जाता है ये महाराष्ट्र में, ये जो आपका मरूनी है ये आपका सिक्किम में जब वेडिंग होती है तब महिलाएं परफॉर्म करती हैं। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इन इंडिया। भारत में रेलवे के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या है आपका, पहला स्टेटमेंट है द फर्स्ट रेलवे लाइन वाज स्टार्टेड इन 1853 फ्री फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे। पहली रेलवे लाइन 1853 में बॉम्बे से पुणे के बीच शुरू की गई थी। ये स्टेटमेंट आपका सही है। और उस वक्त के वायसराय कौन थे भारत के, उस समय के जो वायसराय थे आपके लॉर्ड कौन से थे, लॉर्ड डलहौजी उस समय के वायसराय थे। ठीक है, और द ब्रॉड गेज कवर्स द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ ट्रैक ऑफ इंडियन रेलवे। तो ब्रॉड गेज भारतीय रेलवे के ट्रैकों को सबसे बड़ा हिस्सा कवर करता है। ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ये देख लें कितने तरह के ट्रैक्स होते हैं। एक तो ब्रॉड गेज होता है, ब्रॉड गेज में जो आपकी दो पटरियां जो होती हैं उनके बीच में कितना अंतर होता है, उन दोनों के बीच के अंतर होता है आपका चाहे इसको
676 मीटर का फर्क आता है, या फुट में देखें तो 5 फुट 6 इंच की तरह होता है। तो जो भारत का 90, जो आपका 96%, लगभग 96% जो भारत का जो रेलवे नेटवर्क है आपका ब्रॉड गेज से संबंधित है। फिर आता है एक स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज में आपका कितना वो होता है, दो रेलवे ट्रैक्स के बीच में दूरियां 1.435 मीटर, ठीक है। और ये मोस्टली आपका जो मेट्रोज नेटवर्क होता है उसमें स्टैंडर्ड गेज यूज किया जाता है। और फिर मीटर गेज आता है, मीटर गेज जो कि 1 मीटर, जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, 1 मीटर होती है, ठीक है। और ये आपका मोस्टली मोस्टली क्या है, भारत में पहले 3 गेज देखने को मिलते थे, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। लेकिन चीजों को स्टैंडर्डाइज किया गया, जो भी रेलवे नेटवर्क्स हैं, जो भी आपके ट्रैक्स हैं, उनको स्टैंडर्डाइज किया गया, यूनिफॉर्म किया गया है। और सबको जो नैरो और मीटर, इन सबको किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया है। और नैरो गेज में कितना होता है आपका 762 होता है, ठीक है। और मोस्टली जो आपका दार्जिलिंग रेलवे है, जो भी हिली रीजन होते हैं वहां पे आपको नैरो गेज देखने को मिलता है। जैसे कि कालका शिमला, जो आपकी टॉय ट्रेन है, कालका शिमला जो टॉय ट्रेन है आपकी, शिमला टॉय ट्रेन, ठीक है, बहुत खूबसूरत जगह में है ये। दार्जिलिंग जो है आपकी, ये सब आपकी किसमें, नैरो गेज में आएंगी, ठीक है। अब आप बताओ क्या पूछा है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। देखिए स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, इनकरेक्ट वन पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में ओनली ए दिया है, ऑप्शन नंबर बी में ओनली 2 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर डी में क्या है आपका, डी आपका नाइदर 1 और 2 आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, Why is मतंगनी हजारा रिमेंबर्ड इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में मतंगनी हजारा को क्यों याद किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है फॉर राइटिंग अ फेमस बुक, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखने के लिए। ऑप्शन बी है फॉर बीइंग अ क्वीन, रानी होने के लिए। ऑप्शन सी है फॉर हर ब्रेवरी इन द फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी वीरता के लिए। ऑप्शन डी क्या है आपका, फॉर विनिंग अ लीगल केस, एक कानूनी मुकदमा जीतने के लिए। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। मतंगनी हजारा जो है आपकी, इनको आप क्या बोल रहे हैं, ये इन्होंने जब ये 72 और 73 एज की थी, तब इन्होंने एक फ्रीडम मूवमेंट को लीड किया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इन्होंने, जो बंगाल का एक ताल्लुक था आपका, उसमें इस क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था। और इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, बूढ़ी बूढ़ी गांधी भी बोलते हैं, बूढ़ी गांधी भी बोलते हैं। देखिए ये क्या प्रूव करता है, और किस एज में इन्होंने लीड किया था, 72 से 73 साल की। ये प्रूव करता है कि एज इज जस्ट अ नंबर, कर्म करिए फल अवश्य मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट वाज द की इक्विटी बेस्ड गोल ऑफ लैंड रिफॉर्म इंप्लीमेंटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो भूमि कानून लागू किए गए हैं उनका क्या उपदेश था। ऑप्शन क्या है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। ऑप्शन बी है एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज, उद्योगों को ऋण का विस्तार। ऑप्शन सी है अवॉल्यूशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड सीलिंग लॉ, बिचौलियों का उन्मूलन और भूमि सीमा कानून। ऑप्शन डी क्या है, इनकरेजमेंट टू जमींदार, जमींदारों को प्रोत्साहन। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका, सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी। बड़ा लॉजिकल प्रश्न है। देखो एसएससी टीयर 1 में जितने भी आप देखिए, एसएससी टीयर 1 में जो भी प्रश्न होंगे उनको आप अच्छे से स्टडी करेंगे ना, तो उसके ऑप्शंस ही इस तरीके से डिजाइन किए जा रहे हैं कि आप बड़ी आसानी से जवाब दे पाएंगे। देखिए जमींदारी को क्यों बढ़ावा दिया जाएगा, जमींदारी एक शोषण प्रथा थी, शोषण प्रथा थी, इसको तो बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। जमींदारी सिस्टम ने क्या किया, लैंड में जो भूमि थी उसमें इनइक्वलिटीज, असमानताएं बढ़ाई, ठीक है। और ये आपका, तो ये स्टेटमेंट नहीं होगा। अब जमीन संबंधित प्रश्न की बात कर रहे हैं तो आपको किसके बारे में बात करना है कि भाई कई सारी इंटरमीडियरीज, जैसे जमींदारी सिस्टम था ये, बीच में इंटरमीडियरी, इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टेट और फार्मर के बीच की एक कड़ी हुआ करती थी, ठीक है, इसलिए इसको इंटरमीडियरी बोल रहे हैं। तो ये भी इन सारी चीजों को समाप्त करना ही मुख्य उपदेश था। लैंड सीलिंग लॉस का क्या उपदेश था कि एक व्यक्ति एक सीमा से अधिक जमीन का मालिकाना हक उसके पास ना हो,
ठीक है, तो इन सारे लॉस को अवॉइड किया गया। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट टू इंडस्ट्रीज का क्या, ये तो एक इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई है बेसिकली। ये क्या हो गई, ये आपकी एक तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, ये भी आपकी एक तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन यहां तो आपसे क्या पूछा है, इक्विटी बेस्ड गोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, अच्छा प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में आपके कौन कौन से लैंड सिस्टम चल रहे थे? प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में देखें तो स्वतंत्रता से पहले आपके जमींदारी सिस्टम चल रहा था, जमींदारी, आपकी महलवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, उसके बाद आपका रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ये 3 इंपॉर्टेंट लैंड सिस्टम प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में चल रहे थे। ठीक है, और इनको जैसे ही भारत देश आजाद हुआ इन सबको समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि ये शोषणकारी नीतियां थी। अच्छा, what does article 356 of the constitution of India empowers the president to do and what are its constitutional safeguard? अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को क्या करने की अधिकार देता है और उससे संवैधानिक सुरक्षा उपाय क्या है? ठीक है, तो बेसिकली जो आर्टिकल 356 है ये आपका किस श्रेणी में आता है? ये इमरजेंसी प्रोविजन पार्ट 18 जो है आपका, पार्ट 18 किससे संबंधित है? इमरजेंसी प्रोविजन से, इमरजेंसी प्रोविजन से। और इसमें क्या होता है कि इमरजेंसी प्रोविजन में आर्टिकल 352 से लेके आपका 360 तक शामिल किए गए। अब आर्टिकल 356 क्या बोलता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, संवैधानिक ढांचे का टूट जाना, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट। तो होता क्या है कि जब राज्य संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं या नहीं चल रहे होते हैं, तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो उस राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर होता है वो अपने पास रख लेता है या अपने पास उनको रख लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं। तो देखिए भारत में क्या है कि चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम चलता है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट मनमानी ढंग से आपका राष्ट्रपति का शासन लगा सकता है। उसके लिए भी बिल्कुल नियम चीजें बनाई गई हैं कि ऐसा नहीं है कि जब भी वो प्रेसिडेंट रूल लागू करे तो उसको विद इन 2 मंथ उसको पार्लियामेंट की अप्रूवल की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब रहेगा। डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट नीड अप्रूवल विद इन 2 मंथ, राज्य सरकार को बर्खास्त करना और 2 महीने के भीतर स्वीकृत आवास करना, किसकी? पार्लियामेंट की। ठीक है, और आपकी जो नेशनल इमरजेंसी होती है उसका भी अप्रूवल होता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है उसका भी अप्रूवल। नेशनल इमरजेंसी आपके किस आर्टिकल के तहत डिक्लेयर किया जाता है? नेशनल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर की जाती है आर्टिकल 352 के माध्यम से। ठीक है, अच्छा कमेंट में आप मुझे बताइए कितने ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है? ग्राउंड मुझे आप बताइएगा इसमें। अच्छा, और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर की जाती है कब? इमरजेंसी आपकी डिक्लेयर की जाती है आर्टिकल 360 के तहत। और भारत में अभी तक कभी भी, मतलब जब से भारत का संविधान लागू हुआ कभी भी आपका आर्टिकल 360 का इस्तेमाल नहीं किया गया है, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी डिक्लेयर नहीं की गई है। ये भी आप याद रखिए। अच्छा, ग्राउंड हर चीज का याद रखिएगा। देखिए ये जितनी भी इमरजेंसी है इनके अपने एक प्रॉपर ग्राउंड है, कब इनको डिक्लेयर किया जाएगा, और इनके अप्रूवल का भी एक बराबर प्रावधान है। इसको हम डिटेल में जब इमरजेंसी प्रोविजंस देखेंगे तब मैं इसको डिस्कस करूंगा बहुत डिटेल में। ठीक है, The practice in a parliament where the demand for grant are put to vote after the passage of time limit for discussion is called। संसद में वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें चर्चा के लिए निर्धारित समय समाप्त होने के बाद अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखा जाता है? ऑप्शन क्या है? ग्लूटिन, रोल कॉल, कट मोशन और जीरो आवाज, शून्यकाल। तो सही जवाब क्या रहेगा? ग्लूटिन। होता क्या है ना कि जो एक समय सीमा में बजट को डिस्कस किया जाता है, जितनी भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं उनको एक समय सीमा के तहत उसको डिस्कस किया जाता है। यदि वो समय समाप्त हो रहा होता है तो होता क्या है ना कि सारी डिमांड्स को एक साथ रखा जाता है और उनको अप्रूव्ड
कर दिया जाता है। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ग्लूटेन। उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हो आप? ग्लूटेन प्रक्रिया बोलते हो। ठीक है, जितनी भी आपकी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती है उनको एक साथ रखा जाता है और उस पर वोट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। कट मोशंस क्या होते हैं? कट मोशंस तब लाए जाते हैं जब आपको डिमांड को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, और जीरो आवर कब है? ये भी आपका एक पार्लियामेंट्री टर्म्स है, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। एक प्रश्न क्वेश्चन आवर होता है और एक आपका जीरो आवर होता है, क्वेश्चन आवर। इनका टाइम पीरियड आप मुझे बताइए। ये सारे पार्लियामेंट्री टर्मोलॉजीज हैं। ठीक है, संसद में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं सारे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच इंडियन सिटी इज नोन फॉर इट्स अबंडेंस ऑफ बिल्डिंग फीचरिंग फ्रेंच कॉलोनियल आर्किटेक्चर? भारत का कौन सा शहर फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला वाली इमारतों की अधिकता के लिए जाना जाता है? ऑप्शन क्या है? गोवा, पौंडुचेरी, हैदराबाद और कोलकाता। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पौंडीचेरी आपका फ्रेंच कॉलोनी रहा था। ठीक है, और ये भारत को कब फ्रेंच गवर्नमेंट ने समर्पित किया? फ्रेंच गवर्नमेंट ने कब आपका पौंडीचेरी को ट्रांसफर किया इंडियन यूनियन को? ये आपका 1954-55 में आपका जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने भारत को इसको दिया। वर्तमान में पौंडीचेरी क्या है? आपकी यूनियन टेरिटरी है ये। और यहाँ पे लेजिस्लेचर, यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। गोवा में आपको क्या है? गोवा में आपको पोर्तुगीज कल्चर ज्यादा देखने को मिलेगा। कोलकाता में आपको ब्रिटिश कल्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही जवाब रहेगा। द लाइफ साइज स्टैंडिंग इमेज ऑफ एक्शनी होल्डिंग अ चोरूफ्लाई विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच स्कल्पचर ट्रेडिशन ऑफ विच पीरियड? ठीक है, तो चौरी धारण किए हुए एक्शनी की जीवन आकार की खड़ी मूर्ति किस काल की मूर्तिकला परंपरा का उदाहरण है? ऑप्शन क्या है? मौर्यन पीरियड, ऑप्शन बी है गुप्ता पीरियड, ऑप्शन सी है कुषाण पीरियड, ऑप्शन डी क्या है? शुंग पीरियड। तो ये जो आपका किस टाइम पीरियड की वास्तुकला को दर्शाती है? ये आपका दर्शाती है मौर्यन पीरियड की वास्तुकला, मौर्य काल की वास्तुकला को ये दर्शाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है? सो टेम्पल एग्जाम्पलीफाई द्रविडन आर्किटेक्चर बिल्ड ऑफ कार ग्रेनाइट ब्लॉक्स। तो महाबलीपुरम का सूर्य मंदिर द्रविड़ शैली की वास्तुकला का उदाहरण है जो कि तरासे गए ग्रेनाइट पत्थरों से बना है। तो स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। दिस टेम्पल शोकेस आर्किटेक्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम पल्लव एरा रॉक कट केव टेम्पल्स टू फुली स्ट्रक्चरल स्टोन कंस्ट्रक्शन। तो यह मंदिर पल्लव कालीन सेल कल गुफाओं मंदिरों से पूर्ण संरचनात्मकता पत्थर के निर्माण तक की वास्तुकला की निरंतरता को दर्शाता। तो स्टेटमेंट भी आपका सही है। अच्छा, ये जो सो टेम्पल है महाबलीपुरम में, ये किस डायनेस्टी ने बनवाया था? पल्लव डायनेस्टी के किस किंग ने? पल्लव डायनेस्टी के जो आपके किंग थे, किंग नरसिम्हा सेकेंड ने इसका निर्माण करवाया था। और ये किस टेम्पल आर्किटेक्चर में बना हुआ है? ये द्रविडन टेम्पल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। 3 तरह की आपको मुख्यतः टेम्पल आर्किटेक्चर देखने को मिलती है। एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न आया है उसमें ये आपसे इस संबंध में बहुत प्रश्न कर रहे हैं। एक तो आपका हो गया नगाड़ा स्टाइल, नगाड़ा स्टाइल हो गई आपकी। नगाड़ा स्टाइल आपकी कहाँ किन क्षेत्रों में फेमस है? नॉर्थ इंडिया में। उसके बाद आपकी द्रविडन स्टाइल है, द्रविडन ये आपकी साउथ इंडिया में। और एक बेसरा स्टाइल भी है, बेसरा स्टाइल कहाँ है आपकी? इन दोनों के बीच की स्टाइल है वो आपकी, नगाड़ा और द्रविडन के बीच की स्टाइल को आपका बेसरा स्टाइल बोलते हैं। एक पंचायत स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी है। ठीक है, तो कई सारे रीजनल वेरिएशंस भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। और पहला आपका क्या है? जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट नंबर 1 का भी। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका?
आपका ए आपका सही जवाब रहेगा। ठीक है, एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे टेम्पल्स से संबंधित प्रश्न को डिस्कस करेंगे, जितने भी एग्जाम में टेम्पल से संबंधित प्रश्न आए उनको डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पार्श्वनाथ हिल्स। पार्श्वनाथ पहाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पार्श्वनाथ हिल इज द हाईएस्ट पीक इन झारखंड एंड इज लोकेटेड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। तो पार्श्वनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी और गिरिडीह जिले में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अच्छा स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, इट इज कंसीडर स्केर्ड साइड ओनली फॉर द जैन कम्युनिटी। तो इसे केवल जैन समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जब कभी भी कोई भी एब्सोल्यूट वर्ड आए, आप हमेशा ऐसे स्टेटमेंट को दोबारा से जरूर पढ़ें। और सामान्यतः एब्सोल्यूट स्टेटमेंट सामान्यतः नॉर्मली वो गलत होते हैं। ठीक है, तो ये जो पार्श्वनाथ हिल्स है ये सिर्फ और सिर्फ जैन समुदाय के लिए ही पवित्र स्थल नहीं है, ये आपके संथाल कम्युनिटी के लिए भी पवित्र स्थल है, संथाल कम्युनिटी के लिए भी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब आपको विच ऑफ द वो स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए ओनली वन, ओनली टू, बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर डी नाइदर 1 और 2। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राइट टू नो इज इम्प्लिसिटली प्रोटेक्टेड अंडर विच प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जानने का अधिकार भारत के संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत निहित रूप में संरक्षित है? ऑप्शन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए एंड आर्टिकल 21 अनुच्छेद 19 ए सब क्लॉज ए और अनुच्छेद 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 23, आर्टिकल 28। तो जो राइट टू नो है आपका ये आर्टिकल 21 ए सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 21 के तहत इसको रखा गया है। देखिए, जो आपका राइट टू आर्टिकल जो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन से संबंधित है। जो राइट टू प्रेस है आपका, वो भी आपका आर्टिकल 19 से आता है, राइट टू प्रेस। ये जो भी प्रेस राइट होता है ये आपका आर्टिकल 21 से आ रहा है, आर्टिकल 19 से आ रहा है, 19। अब देखिए आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 संबंधित है आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये जो आर्टिकल है सबसे लिबरली पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, इस आर्टिकल को सबसे ज्यादा आपका लिबरली इंटरप्रेट किया गया है। इसके तहत ही आपका जो आपका कई सारे आर्टिकल इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे राइट टू ट्रेवल फॉरेन, ये भी आपका इसी में शामिल, राइट टू ट्रेवल फॉरेन। ठीक है, राइट टू स्लीप भी इसी में शामिल किया गया है। जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो इसमें मतलब ये बहुत ही जैसे इसमें ही आपका क्या शामिल किया गया है कि अब राइट टू चूज अ पार्टनर इसमें शामिल किया गया है, इसमें राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड शामिल किया गया है। ये बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो अधिकार भारतीय नागरिकों को जो दिए गए हैं वो इसी आर्टिकल को बहुत लिबरली एक्सप्लेन करने के बाद मिले हैं। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड, राइट टू मेडिकल एड। ठीक है, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी इसी आर्टिकल के तहत, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, दी एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए। और आर्टिकल जो आपका बाकी जो 3 आर्टिकल, आर्टिकल 14, आर्टिकल 23, आर्टिकल 28, ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा ये किससे संबंधित है। देखिएगा, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल ड्यूटीज हर एग्जाम का पार्ट होता है, ये बिल्कुल रटी होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, द सहयोग पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। सहयोग पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी क्या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स।
सी आपका सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सर्वे लॉन्च्ड ऑन द नमो ऐप टू मार्क प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 11th ईयर इन ऑफिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल को चिन्हित करने के लिए नमो ऐप पर शुरू किए गए सर्वेक्षण का क्या नाम है? ठीक है, और आपके ऑप्शन क्या है? जन सेवा सर्वे, ऑप्शन बी है न्याय भारत पोल, नमो कनेक्ट और जन मन सर्वे। तो सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। कमेंट में आप मुझे बताइएगा भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन हुए? ये आपको मुझे कमेंट में बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन थे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेट नंबर 38 कंप्लीट हो जाता है। देखिए, अभ्यास डीपीक्यू सीरीज को आप कंटिन्यूअसली करते जाइए, ये आपको डिसिप्लिन बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगी। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स हैं उनको भी ये सीरीज कवर कराएगी। साथ में साथ आपको एक कंप्लीट क्या बोलते हैं उसको, एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट, एग्जामिनेशन माइंडसेट में जब आप इस अभ्यास डीपीक्यू सीरीज को करते हो तो इससे क्या होता है कि आप हर सेक्शन को कवर कर रहे होते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके। और देखो आज के टाइम में तो देखिए एक विद इन सेक्शनल टाइम भी आ गया है। तो सेक्शनल टाइम में आपको चीज़ों को बहुत समझदारी से करना है। अब टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको सीरीज के दौरान पूछता हूं उसका जवाब आप मुझे कमेंट में दीजिए। देखिए, अभी टीयर 1 का फोकस चल रहा है, इसलिए मैं टीयर 1 लेवल के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूं। जब टीयर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब हम टीयर 2 के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला पाऊँ उनको मैं ला रहा हूँ। ठीक है, और इसको रेगुलरली आप करते जाइए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड आल्सो कमेंट। ठीक है, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा जिससे कि दूसरे लोगों का भी भला हो पाए। ठीक है, थैंक यू।